बॉलीवुड 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 अननोन फैक्ट्स अबाउट बॉलीवुड मूवीज। इस सीरीज में आज हम बात करेंगे 1981 की मूवी नसीब के बारे में। नसीब मनमोहन देसाई की वह जादुई फिल्म थी जिसने बड़े पर्दे पर भव्यता, एक्शन और एंटरटेनमेंट की नई डेफिनेशन लिख दी थी। एक ऐसी फिल्म जिसने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचा, बल्कि पर्दे के पीछे भी कई ऐतिहासिक कास्टिंग बदलावों, सितारों के आपसी अनबन और खतरनाक मेकिंग की वजह बनी। आज एमएम टॉक्स के इस एपिसोड में हम बात करेंगे फिल्म नसीब से जुड़े उन्हीं अनसुने सच और दिलचस्प किस्सों की जिन्हें आपने शायद पहले कभी नहीं सुना होगा। 1 मई 1981 को रिलीज हुई फिल्म नसीब को मनमोहन देसाई ने अपने होम बैनर एमकेडी फिल्म्स और एशिया कॉरपोरेशन के तहत प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया था। इस 3 घंटे 2 मिनट लंबी कल्ट मसाला फिल्म की कहानी प्रयागराज ने लिखी थी। स्क्रीन प्ले के शुक्ला का था और इसके मजेदार डायलॉग्स लिखे थे कादर खान ने। मनमोहन देसाई के पूरे करियर में संभवतः यह एकमात्र फिल्म है जिसके ओपनिंग या एंडिंग क्रेडिट रोल्स में किसी मुख्य एक्टर या टेक्निकल टीम को क्रेडिट नहीं दिया गया था। केवल गेस्ट एक्टर्स को धन्यवाद दिया गया था। 1977 की सुपरहिट अमर अकबर एंथोनी के बाद मनमोहन देसाई इसकी सीक्वल बनाना चाहते थे और उसी फिल्म की सुपरहिट टिकड़ी यानी अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर और विनोद खन्ना को ही इस फिल्म में दोबारा दोहराना चाहते थे। लेकिन विनोद खन्ना ने अचानक आध्यात्मिक गुरु ओशो रजनीश को ज्वाइन करने के लिए फिल्म से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। तब मनमोहन देसाई ने विनोद खन्ना की जगह पहले शशि कपूर को साइन किया था, लेकिन बाद में उन्हें बिना बताए उनकी जगह शत्रुघ्न सिन्हा को कास्टिंग में शामिल कर लिया। इस बात से शशि कपूर की पत्नी जेनिफर कैंडल बेहद नाराज हुई थी, क्योंकि धर्मवीर के समय भी शशि जी को निकालकर जितेंद्र को ले लिया गया था। फिर भी उन्होंने सब कुछ भूलकर मंजी के साथ सुहाग में काम किया और फिर नसीब में भी उनके साथ वही ट्रीटमेंट किया, जिससे उनकी पत्नी बेहद नाराज हुई। क्या आप जानते हैं इस फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा के बचपन का रोल निभाने वाले बाल कलाकार अनीस बज्मी आगे चलकर बॉलीवुड के एक बहुत बड़े और सफल फिल्म डायरेक्टर बने। एक्ट्रेसेस की कास्टिंग में भी काफी उतार चढ़ाव देखने को मिले। अमिताभ बच्चन के अपोजिट पहले परवीन बॉबी को लिया जाना था और ऋषि कपूर के अपोजिट नीतू सिंह को। लेकिन फिल्म शान की शूटिंग के दौरान परवीन बॉबी काफी बीमार हो गई और उन्हें इलाज के लिए फॉरेन जाना पड़ा। इस वजह से वह इस फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाई और उनके अपोजिट हेमा मालिनी को कास्ट किया गया। इसी तरह नीतू सिंह ने भी फिल्म के कुछ सीन शूट किए थे, लेकिन इस बीच उनकी ऋषि कपूर के साथ शादी तय हो गई और शादी की तैयारियों के चलते उन्होंने फिल्म छोड़ने का फैसला किया। नीतू सिंह के जाने के बाद ऋषि कपूर के लिए नई हीरोइन की तलाश शुरू हुई। उस समय सावन कुमार टॉक के साथ कॉन्ट्रैक्ट में बंदी मॉडल राधिका बटके, जिन्हें कस्तूरी या राधा के नाम से भी जाना जाता था, वो इस रोल को करना चाहती थी, लेकिन सावन कुमार ने उन्हें साफ मना कर दिया। इसके बाद मशहूर सेक्रेटरी रिक्को राकेशनाथ ने मंजी के ऑफिस में जाकर एक्ट्रेस रंजीता की बहुत पैरवी की और कहा कि वह किसी भी पेमेंट पर काम करने को तैयार है। मनमोहन देसाई मान गए, लेकिन रंजीता उस समय शिमला में हादसा की शूटिंग कर रही थी और डायरेक्टर अकबर खान ने उन्हें रिलीज करने से इनकार कर दिया। आखिरकार ऋषि कपूर की प्रेमिका का यह रोल किम यशपाल को मिला, जिनका उस समय मनमोहन देसाई के बेटे केतन देसाई के साथ अफेयर चल रहा था। किम के कैरेक्टर में दूसरों के होठों की मूवमेंट से बात समझने की यानी लिप रीडिंग की एक खास खूबी दिखाई गई थी, जिसका आइडिया कादर खान ने दिया था, क्योंकि वह खुद भी असल जिंदगी में ऐसा कर लेते थे। कास्टिंग का यह रोमांचक सिलसिला यही नहीं थमा। फिल्म में प्रेम चोपड़ा ने कादर खान के बेटे का रोल निभाया था, जबकि असल जिंदगी में प्रेम चोपड़ा, जिनका जन्म 1935 में हुआ था, कादर खान, जिनका जन्म 1937 में हुआ था, से उम्र में 2 साल बड़े थे। इसके अलावा विलेन के रूप में शक्ति कपूर की एंट्री इसलिए हुई क्योंकि फिरोज खान ने मनमोहन देसाई को अपनी फिल्म कुर्बानी, जो 1980 में रिलीज हुई थी, के कुछ रॉ फुटेज दिखाए थे, जिसमें शक्ति कपूर की एक्टिंग को देखकर मंजी इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तुरंत उन्हें अपनी फिल्म के लिए साइन कर लिया। वहीं अमर अकबर एंथोनी के बाद चरित्र अभिनेता यूसुफ खान के विलेन का कैरेक्टर का नाम एक बार फिर सेबिस्को रखा गया था, जो कि एक मशहूर प्रोफेशनल रेसलर टेनिस लॉस सेबिस्को के नाम से प्रेरित था। फिल्म की कास्ट फाइनल होने के बाद इस मूवी की शूटिंग शुरू हो गई। मनमोहन देसाई ने शुरुआत में सिर्फ 3 रील शूट की थी, ताकि वे अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को दिखा सकें कि यह फिल्म कितनी महंगी होने वाली है।
फुटेजेस देखकर डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कहा कि आप बजट की चिंता किए बिना सिर्फ एक अच्छी फिल्म बनाइए। मंजी के पूरे करियर की यह सबसे बड़े बजट की फिल्म थी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा के बीच समय को लेकर जबरदस्त अनबन शुरू हो गई थी। दरअसल उन दिनों रमेश सिप्पी की फिल्म शान और नसीब की शूटिंग साथ साथ चल रही थी। सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक फिल्म सिटी में शान की शूटिंग होती थी और दोपहर 2 से रात 10 बजे तक चांदीवली स्टूडियो में नसीब की। अमिताभ बच्चन सुबह ठीक 7 बजे पहुंच जाते थे, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा हमेशा सुबह 11 बजे तक आते थे। इसके बाद दोपहर 2 बजे अमित जी सीधे चांदीवली स्टूडियो पहुंच जाते थे, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा शाम को 6 बजे पहुंचते थे। शत्रुघ्न सिन्हा की इस लेट लतीफी से परेशान होकर अमिताभ बच्चन ने प्रोड्यूसर से कह दिया था कि वे आगे कभी उनके साथ काम नहीं करेंगे। शूट की गई फिल्म्स के हिसाब से नसीब इन दोनों की साथ में आखिरी फिल्म साबित हुई। फिल्म के भव्य सेट्स की बात करें तो अमजद खान और शत्रुघ्न सिन्हा के रहने के लिए मंजी के भतीजे डैनी देसाई ने शीशे का बेहद अनूठा और शानदार घर डिजाइन किया था, जिसकी चर्चा विदेशों तक हुई थी। इस सेट को बाद में तोड़ दिया गया था। इसके साथ ही भारतीय सिनेमा इतिहास की यह पहली फिल्म थी जहां हीरोइन हेमा मालिनी को मोटरसाइकिल चलाते हुए दिखाया गया था। यह उनका एक नेचुरल अपग्रेड था, शोले के तांगा चलाने वाली बसंती के रोल से। इससे पहले किसी भी हीरोइन को मोटरसाइकिल चलाते हुए नहीं दिखाया गया था। अब बात करते हैं फिल्म के उस लाजवाब संगीत की जिसने पूरे देश को अपनी धुनों पर झूमने के लिए मजबूर कर दिया था। इस फिल्म का बेजोड़ संगीत तैयार किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गाने लिखे थे आनंद बख्शी ने। फिल्म का गाना जॉन जानी जनार्दन संगीत के इतिहास का एक बड़ा मील का पत्थर है। मोहम्मद रफ़ी द्वारा गाए गए इस गाने ने पिनाका गीतमाला की 1981 की सालाना लिस्ट में 10वें स्थान पर अपनी जगह बनाई थी। इस कल्ट गाने के लिए मनमोहन देसाई ने उस दौर की लगभग पूरी फिल्म इंडस्ट्री को आर के स्टूडियोज में इकट्ठा कर लिया था, जिसकी शूटिंग पूरे एक हफ्ते तक चली थी। इस गाने में राज कपूर, शम्मी कपूर, रणधीर कपूर, धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, वहीदा रहमान, माला सिन्हा, शर्मिला टैगोर, सिमी गरेवाल, राकेश रोशन, विजय अरोरा और सिंपल कपाड़िया जैसे 20 से भी ज्यादा सुपरस्टार्स ने कैमियो किए थे। इतने सारे दिग्गजों को मैनेज करने का पूरा जिम्मा शोमैन राज कपूर साहब ने खुद संभाला था। अमिताभ बच्चन को इन दिग्गजों के सामने डांस रिहर्सल करने में संकोच न हो, इसके लिए मनमोहन देसाई ने स्टूडियो में ही एक ही तरह के दो सेट्स लगाए थे। एक सेट सिर्फ अमिताभ बच्चन की डांस प्रैक्टिस के लिए था और दूसरे सेट पर असल शूट होता था। मेरे नसीब में तू है कि नहीं, इस गाने को पहले मशहूर पॉप सिंगर उषा उत्थुप से गवाया जाने वाला था, लेकिन आखिरकार इसे आवाज दी लता मंगेशकर ने। सबसे मजेदार बात यह है कि इस गाने के बीच में बजने वाला एक खास म्यूजिक पीस ब्रिटिश रॉक बैंड क्वीन के प्रसिद्ध गाने ड्रैगन अटैक के म्यूजिक से प्रेरित था। यह गाना भी पिनाका गीतमाला के सालाना फाइनल में 30वें नंबर पर रहा। जिंदगी इम्तिहान लेती है, इस दर्द भरे गाने का बैकग्राउंड और प्लेबैक डिस्ट्रीब्यूशन बेहद दिलचस्प था। रीना रॉय के लिए सुमन कल्याणपुर ने गाया था, जिनकी आवाज लता मंगेशकर से मिलती थी। इसी तरह शत्रुघ्न सिन्हा के लिए कमलेश अवस्थी ने अपनी आवाज दी थी, जिनकी आवाज में महान मुकेश जी का रंग था। और अमिताभ बच्चन के लिए अनवर ने गाया था, जिनकी आवाज में मोहम्मद रफी साहब की झलक थी। इसके अलावा इस गाने की मुखड़े की धुन मशहूर बैंड बोनी एम के स्टिल आई एम सैड के गाने से ली गई थी, जो कि मूल रूप से 1965 में यार्ड बर्ड्स में रिकॉर्ड किया गया था। चल मेरे भाई, इस गाने को अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर ने महान मोहम्मद रफी के साथ मिलकर गाया था, जिन्होंने अपने बेहतरीन कॉमेडी टाइमिंग और कमाल के इम्प्रोवाइज्ड डायलॉग से जान डाल दी थी। इस गाने को बेहतरीन बनाने के लिए स्टूडियो में कई तरह के अलग-अलग सेट्स भी डिजाइन किए गए थे। 1981 की पिनाका गीतमाला की सालाना लिस्ट में यह गाना शान से नंबर 3 पर काबिज हुआ था। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, किशोर कुमार और उषा मंगेशकर की आवाज से सजे इस तेज तर्रार कबड्डी सीक्वेंस वाले गाने को गर्मी के तमतमाते मौसम में धूप के नीचे शूट किया गया था। एक्ट्रेस किम यशपाल ने बाद में एक इंटरव्यू में बताया था कि इतनी कड़क धूप थी कि सबके सिर में तेज दर्द होने लगा था और सबका चेहरा ऐसा टैन हो गया था कि उसे ठीक होने में पूरा 1 महीना तक लग गया था। रंग जमा के जाएंगे,
इस गीत को किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, शैलेंद्र सिंह, आशा भोसले और उषा मंगेशकर ने गाया था। क्लाइमेक्स के इस गाने को मनमोहन देसाई पहले एक असली रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट में शूट करना चाहते थे, लेकिन रेस्टोरेंट की घूमने की गति और कैमरे का तालमेल ठीक से नहीं बैठ पाया। तब उनके भतीजे डैनी देसाई ने चांदीवली स्टूडियो में ही एक जैसे चार अलग अलग रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट के सेट्स तैयार किए थे। चूंकि गाने के अंत में वहां एक भीषण आग लगनी थी, इसलिए शॉट के हिसाब से एक एक करके इन चारों नकली सेट्स को जलाया गया था। इस गाने में शत्रुघ्न सिन्हा को कुछ कठिन डांस स्टेप्स दिए गए थे, जिन्हें वे कर नहीं पा रहे थे। इन डांस स्टेप को पूरा करने के लिए उनके बॉडी डबल का भी इस्तेमाल किया गया था। संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल बैकग्राउंड म्यूजिक को फिल्म के एक एक सेकंड की रील के हिसाब से नापकर लाइव ऑर्केस्ट्रा के साथ रिकॉर्ड करते थे। इस बारीक काम के कारण उनके एक दिन की रिकॉर्डिंग का खर्च उस दौर में 20 से 25 हजार रुपए तक पहुंच जाता था। इसी भारी भरकम बजट को संतुलित करने के लिए मनमोहन देसाई ने चालाकी से अपने पिछले ब्लॉकबस्टर फिल्म अमर अकबर एंथोनी के कई बैकग्राउंड म्यूजिक पीसेस को नसीब में रीयूज किया था। मनमोहन देसाई ने अपनी ये आदत आगे चलकर सुहाग और देश प्रेमी जैसी फिल्मों में भी जारी रखी थी। बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करें तो नसीब को लगभग 4 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड बजट में बनाया गया था। जब यह फिल्म रिलीज हुई तो इसे 100% ओपनिंग मिली थी। फिल्म ने डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर 7.25 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया था और ट्रेड गाइड द्वारा इसे ऑल टाइम अर्नर घोषित किया गया था। साल 1984 में पूरे भारत में हर टेरिटरी में 1 करोड़ से ज्यादा कमाई करने वाली सिर्फ 13 फिल्में थी। इन 13 फिल्मों में से 9 फिल्म्स अकेले अमिताभ बच्चन की थी और नसीब उन्हीं में से एक थी। अगर हम साल 1981 की टॉप क्रॉसिंग फिल्म्स के सालाना चार्ट पर नजर डालें तो बॉक्स ऑफिस का समीकरण कुछ इस प्रकार था। नंबर 1 पर थी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर क्रांति। दिलीप कुमार, मनोज कुमार और हेमा मालिनी स्टारर इस फिल्म ने 10 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था। दूसरे नंबर पर थी नसीब, जिसने 7.25 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था। थर्ड नंबर पर थी जितेंद्र और हेमा मालिनी स्टारर मेरी आवाज सुनो, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 6.25 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था। इसके बाद अमिताभ बच्चन की ही लावारिस, कुमार गौरव की लव स्टोरी और कमल हासन की एक दूजे के लिए जैसी फिल्म रही। यह साल हेमा मालिनी के लिए बहुत भाग्यशाली साबित हुआ। वे टॉप 3 फिल्मों की लीड एक्ट्रेस थी। वहीं अमिताभ बच्चन के लिए भी यह साल उनके करियर का स्वर्णिम दौर साबित हुआ, जिन्होंने नसीब, लावारिस, कालिया और याराना जैसी लगातार ब्लॉकबस्टर फिल्म्स देकर अपनी बेताज बादशाहत साबित की। अवार्ड्स की बात करें तो 1982 के 29th फिल्म फेयर पुरस्कारों में हेमा मालिनी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में नॉमिनेट किया गया था, जो इस फिल्म का एकमात्र नॉमिनेशन था। हालांकि यह अवार्ड उस साल स्मिता पाटिल को दिया गया, उनकी फिल्म चक्र के लिए। नसीब देश की ऐसी पहली फिल्म थी जिसका ट्रेलर रिलीज से पहले दूरदर्शन पर दिखाया गया था, जिसने फिल्मों की मार्केटिंग और प्रमोशन का एक नया रास्ता खोला था। इस फिल्म का क्रेज लोगों के सर चढ़कर बोला था, खास तौर पर इसके कल्ट गाने जॉन जानी जनार्दन का। इस गाने की भारी सफलता को देखते हुए डायरेक्टर मनमोहन देसाई ने इसी नाम से अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती और कमल हासन को लेकर एक बड़ी फिल्म बनाने की घोषणा भी की थी। ये अलग बात है कि यह सिर्फ घोषणा ही रह गई, यह फिल्म कभी बन नहीं पाई। लेकिन 1984 में इसी नाम से एक फिल्म बनाई गई थी, जिसमें सुपरस्टार रजनीकांत ने लीड रोल प्ले किया था। इसी गाने से इंस्पायर होकर फराह खान ने अपनी फिल्म ओम शांति ओम में ऐसा ही सीक्वेंस रखा था, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे सितारों को एक साथ एक गाने में पेश किया था। सीप की लोकप्रियता सिर्फ हिंदी दर्शकों तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि इसके क्रेज को देखते हुए इसे 1983 में तमिल में संदीप्पू नाम से बनाया गया था। वहीं 1987 में इसे तेलुगु में त्रिमूर्तुलु नाम से रीमेक किया गया था। सो फ्रेंड्स, यह था नसीब के पीछे का वो अनसुना इतिहास और अनकहे किस्से, जिसने इस फिल्म को भारतीय सिनेमा की एक बेजोड़ धरोहर बना दिया है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हम आपको बता दें कि एमएम टॉक्स का एक ही मकसद है, हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर की सबसे शानदार, गहरी और फुल्ली वेरीफाइड कहानियों को आप तक पहुंचाना।
हमेशा की तरह आपके विचार हमारे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। तो आज के इस एपिसोड में आपको कौन सा हिस्सा सबसे मज़ेदार लगा? और हाँ, अगले वीडियो में आप किस रेट्रो ब्लॉकबस्टर फिल्म के पर्दे के पीछे के सच को जानना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपको हमारी रिसर्च और यह सिनेमाई सफ़र पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। और हाँ, हमारे चैनल टॉक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी नई वीडियो की तुरंत जानकारी पाने के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक और धमाकेदार फिल्म के सफ़र के साथ। तब तक के लिए चाओ। अगर आप जानना चाहते हैं कि बॉलीवुड के टॉप 10 म्यूजिक डायरेक्टर्स ऑफ ऑल टाइम कौन हैं, तो हमारा ये वीडियो देखिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि टॉप 10 मेल प्लेबैक सिंगर्स और फीमेल प्लेबैक सिंगर्स कौन हैं, तो हमारी 2 पार्ट की ये सीरीज़ देखिए। इसी तरह के इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए हमारी टॉप 10 की प्लेलिस्ट ज़रूर देखिए।